दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जाने माने एकेडमिक पब्लिक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं हमारे सुनने वालों के लिए मैं उनका तारुफ करना चाहूँगा। आप नेहरू और बाएं बाजू की सियासत पर आप एक बहुत ही एक आवाज़, बहुत एक बुलंद आवाज़ माने जाते हैं, और साथ ही साथ दाएं बाजू की सियासत पर भी आपने बहुत काम किया हुआ है। आप उसको बहुत नज़दीकी से देखते हैं और अपने विचार आप अलग अलग माध्यमों में आप रखते भी हैं। आज दोस्तों हमने उनको दरख्वास्त की थी कि वो आए हमारे शो पर और बात करें, क्योंकि आज 14 नवंबर है और भारत में बाल दिवस के तौर पे तो मनाया जाता है, लेकिन ये दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है। और आज हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पंडित नेहरू की विचारधारा का परचम बुलंद करने वाले लोगों का जो खेमा है वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद से आज बातचीत के जरिए में ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये एक प्रतीक बन चुका है कि जिस हिंदुस्तान की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दौर के उनके जैसे और बाकियों ने रखी थी, वो हिंदुस्तान क्या अब गायब हो चुका है? वो भी क्या, वो ध्वस्त हो चुका है? वो पहला रिपब्लिक जिसको बहुत प्यार से, बहुत ख्वाबों के साथ जो है जोड़ा गया था, उसकी नींव रखी गई थी। प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रोफेसर अपूर्वानंद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। बहुत खुशी हुई आपसे ज़माने के बाद मुलाकात होने पर। जी, जी। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जवाहरलाल नेहरू का वो भारत, एक जो नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया, जब हम बात करते हैं, तो उन्हीं की छवि, एक आइडिया ऑफ इंडिया बोलते ही मेरे मेरे लिए तो कम से कम उन्हीं की छवि आ जाती है आंखों के सामने कि नेहरू, आइडिया ऑफ इंडिया है मतलब नेहरू है। तो वो क्या अब ध्वस्त हो चुका है? आज 14 नवंबर के दिन जो कुछ हुआ है, हमने देखा है बिहार में, उससे क्या जवाहरलाल नेहरू अगर वापस आते, एक मानने के लिए हम अगर मान ले हम कि वो आ गए हैं और देख रहे हैं हिंदुस्तान को, क्या वो पहचान भी पाते हैं इस हिंदुस्तान को? बहुत शुक्रिया। मैं अव्वल तो हमारे बात करने का जो पूरा तरीका है जिसमें, और ये बहुत गलत नहीं है, जिसमें हम अपने वक्त के यथार्थ को, उसकी जो असलियत है हम्म। उसको हम गुजरे हुए लोगों की निगाह से देखना चाहते हैं कि उन्हें क्या हम्म। लगता। लेकिन शायद जवाहरलाल नेहरू को बहुत ताज्जुब नहीं होता, हम्म। और इसलिए ताज्जुब नहीं होता कि आप ये देखें कि 1947, बल्कि उसके भी पहले से, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक नेता है जो महात्मा गांधी के बाद जो सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती के खतरे को उतनी ही गहराई से, जितने से महात्मा गांधी महसूस करते हैं उतनी गहराई से महसूस कर रहा है, तो वो जवाहरलाल नेहरू है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेहरू को अपना उत्तराधिकारी जो गांधी ने चुना, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि गांधी शायद इस बात को लेकर मुतमईन थे कि अगर उनके बाद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अगर कोई अपनी जान दे सकता है, उसकी कुर्बानी दे सकता है, तो वो नेहरू हैं। इसको लेकर वो निश्चिंत थे। हम्म। और मैं यह भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बाकी लोग नहीं थे, लेकिन संभवतः गांधी को उतना कमिटमेंट जो हम्म। नेहरू का था, वह कमिटमेंट किसी और में नहीं दिखा था कि वे अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करेंगे। और नेहरू 1947 से मुझे अपने पिताजी, अपने बाबूजी की याद आ रही है, जो हम्म। कुछ महीना पहले गुजरे। हम्म। और बचपन से उनसे जो बातचीत होती रही थी, उसमें वो अक्सर कहा करते थे कि नेहरू शुरुआती दिनों में, या 1950, 52, 57, वो अक्सर जब बड़ी सभाओं में जाते थे या छोटी सभाओं में भी,
तो वो सबको आरएसएस के खतरे से सावधान करते थे। हम्म। और बाकी लोग कहते थे कि भाई अभी इसकी बिसात ही क्या है, और जनसंघ की भी बिसात क्या है। आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप कांग्रेस हैं, आप इस अदना सी चीज के खिलाफ। और नेहरू अक्सर यह कहा करते थे कि ये सबसे बड़ा खतरा है हम्म। जो हिंदुस्तान की जमहूरियत पर है, और अगर हम इसके प्रति सावधान नहीं रहे तो ये हमें निगल जाएगा। हम्म। ये उनके अल्फाज नहीं है, लेकिन मतलब यही है। अगर आप उनके साथ काम करने वाले एक बड़े अधिकारी गुंदेविया की के संस्मरण पढ़ेंगे, जिन्होंने आखिरी दिनों में भी उनके साथ काम किया, और उनकी आखिरी मीटिंग जो सेक्रेटरीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग सेक्रेटरीज के साथ जो उनकी आखिरी मीटिंग थी, तो गुंदेविया उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नेहरू जब उस मीटिंग से निकलने लगे तो मुड़कर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को भी सबसे बड़ा खतरा हिंदू सांप्रदायिकता से है। हम्म। तो वह खतरा था, वह हमारी राजनीति में था, हमारे समाज में था। आखिर 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां उनके सामने रखी गई थी, और नेहरू के बार बार कहने के बावजूद गोविंद वल्लभ पंत ने हम्म। ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया जिससे वो जा सके। यह भी ध्यान रखिए कि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, उसने वो मूर्तियां रखवाई थी। तो कई चीजें मिली हुई हैं। जी। प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो बाद में जनसंघ का सांसद भी बना, हम्म। नैयर। तो जो हम अभी देख रहे हैं वह एक तरह से मौजूद था, और नेहरू को इसका पूरा एहसास था हम्म। कि वो किसके बीच हिंदुस्तान का रिपब्लिक जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो मैं 1 मिनट लेकर सिर्फ एक और बात जी जी, बतलाता हूँ जो जरूर। बहुत दिलचस्प है। वह है 1948-49 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो लखनऊ में है, अपने पति फिरोज गांधी के साथ, वो शायद नेशनल हेराल्ड की देखभाल करने के लिए उनको भेजा गया है हम्म। लखनऊ। वहां से इंदिरा गांधी 2 खत लिखती हैं नेहरू को, और वो बहुत दिलचस्प खत हैं। एक खत में इंदिरा लिखती हैं, नेहरू उत्तर प्रदेश आ रहे हैं शायद या दौरे पर हैं, और वो लिखती हैं कि आपके उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं हम्म। जो जगहों के नाम बदल रहे हैं, हम्म। और जिन जगहों के नाम बाद से खत्म होते हैं उनको वो पूर्व में बदल रहे हैं। हम्म। तो अगर वो इसी रफ्तार से ये नाम बदलते रहे तो मैं अपना नाम फिरोजा बेगम रख लूंगी। ये धमकी देती हैं वो। हम्म। और दूसरे खत में वो कहती हैं, मेरा दम यहाँ घुट रहा है क्योंकि मैं देखती हूँ कि पुलिस हो, मैं आरएसएस की जहनियत के लोगों की भरमार है। हम्म। तो अब मैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कह रहा हूँ कि नेहरू को शायद बहुत ताज्जुब नहीं होता हम्म। कि अ, हिंदुस्तान अब इसकी गिरफ्त में आ गया है, हम्म। क्योंकि वो लगातार हिंदुस्तान के लोगों को इस खतरे से सावधान कर रहे थे। जी, और बिल्कुल आपने जो बात कही है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म का ख़तरा जो है बहुत बड़ा ख़तरा है। और कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता जो है वो देशभक्ति का चोला पहन के आई है, और लगातार जो है अपने आप को जो है स्थापित करने की कोशिश करती है कि इस तरह से। तो वो बहुत अहम था, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि यूपी में इनफैक्ट गोविंद वल्लभ पंत को तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि मुझे यूपी में आना मन नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह का बिल्कुल। हमारा लीडरशिप है, जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो मुझे आना ही पसंद नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये खुद उनको उनका एक खत है जो चीफ मिनिस्टर को लिखा भी था। जो लेकिन जैसे एक एक नेशन बिल्डर नेहरू जो एक एक परिभाषा है, और जब मैं पला बढ़ा जिस भारत में, उस भारत में तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता था इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर आज वो गिनवाना पड़ जाता है कि देखिए उन्होंने आईआईटीज आईआईएम्स बनाए, उन्होंने ये बड़े बड़े बांध बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद एक राइट विंग टॉकिंग पॉइंट के जरिए ही जाकर के समझाने की कोशिश होती है, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब विकास। विकास की परिभाषा सिर्फ बड़े बड़े बांध, अच्छी सड़कें, इन्हीं तक बस महदूद होकर रह गई है। तो इसीलिए शायद हम बोलने की कोशिश करते हैं उसी एक नजरिए से, देखिए नहीं उन्होंने तो ये सब भी बनाया है।
लेकिन वो गिनवाना पड़ जाता है आजकल। बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। तो क्या इस नेहरूवियन इंडिया को अच्छे से मार्केट नहीं किया गया, मार्केटिंग नहीं हुई उसकी, आपको लगता है, जिस वजह से लोग भुला दिए शायद? नहीं, एक मुल्क का जो सफ़र होता है उसको अगर हम इस तरह से देखेंगे तो शायद गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। हम्म। क्योंकि नेहरू एक ख़ास वक्त पर नेहरू को जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रित्व की और उसका नेतृत्व करने की, और वो बहुत ही मुश्किल वक्त था अगर हम्म। हम ध्यान दें। क्योंकि और नेहरू ने खुद ब्लिट्स के संपादक थे आर के करंजिया, जी। उनके साथ एक इंटरव्यू में यह बात उन्होंने कही थी। करंजिया ने शायद 1957 या 59 में, मुझे ठीक तारीख याद नहीं, उनसे पूछा कि अब आप आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम्म। हासिल क्या है। और नेहरू ने कहा कि बहुत कुछ नहीं मुझे, लेकिन मैं शायद ये तसल्ली से कह सकता हूँ कि एक बहुत ही तूफानी समंदर के बीच हमने इस जहाज को, जो हिंदुस्तान का जहाज है, उसको हमने थोड़ा स्थिर कर लिया है। हम्म। तो आप देख सकते हैं वो आदमी कितनी विनम्रता से बात कर रहा है। हम्म। और वो सिर्फ ये कह रहा है कि 1947 में जिस हिंदुस्तान में वो थे वो बहुत ही झंझावात में गिरा हुआ था। हम्म। आप उस खून खराबे को याद कीजिए, उस भारी विस्थापन को, हम्म। बेदखली को याद कीजिए जो लाखों लोगों ने झेली थी, उस हम्म। गुस्से और गम को याद कीजिए, बदले की भावना को याद कीजिए। उस हिंदुस्तान को के जहाज को स्थिर करके थोड़ा आगे बढ़ा लेना, ये कोई कम कामयाबी की बात नहीं थी। और हम्म। नेहरू कह रहे हैं कि मुझे इसकी तसल्ली भर है। आप हम्म। सोचिए, वो कुछ बड़े दावे नहीं कर रहे हैं, हम्म। वो ये दावा कर रहे हैं कि मुझे बस इसकी तसल्ली है कि हमने किया। तो एक बहुत मुश्किल वक्त में नेहरू ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी। हम्म। और वहाँ उनके सामने चुनौती ये थी कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें भुखमरी है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें निरक्षरता की आप का हम्म। प्रतिशत देख लीजिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अ, आत्मविश्वास सिर्फ एक था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को बाहर कर दिया था, हम्म। जब सबसे बड़ी ताकत को, तो वो एक आत्मविश्वास था। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। तो उस मुल्क को एक एहसास दिलाना कि वो कुछ है। दूसरा कि उस वक्त जब वो इतनी कमजोर हालत में था, तब दुनिया के दूसरे तमाम मुल्क उसे मानते थे कि वह कुछ रास्ता दिखा सकता है। हम्म। तो अ, यानी आज काफी बात होती है कि हम दुनिया हमसे पूछ रही है, लेकिन अगर कोई वक्त था जब दुनिया हमसे पूछती थी, तो वह वक्त था जब हम माली, तो उस वक्त से अमीर करना शुरू किया। और हम्म। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बाधा नहीं आई या कुछ नहीं आई। तो सवाल उसकी मार्केटिंग का नहीं है। हम्म। सवाल सिर्फ ये है कि वे जो उसूल थे जिस पर एक हिंदुस्तान को शक्ल दी जा रही थी, उन उसूलों पर हमारा सामूहिक रूप से यकीन धीरे धीरे कम होता गया। हम्म। और हमने हम सब ने उसको लेकर बेपरवाही बरती। और हम्म। जो एक जिसे लेकर सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत थी, हिंदुस्तान जिस पर टिका रहता है, वह है हिंदू मुस्लिम एकता, हम्म। हिंदू और मुसलमानों के बीच का रिश्ता, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत। इन हम्म। दो चीजों को लेकर हम बेपरवाह हुए। हम्म। तो सवाल नेहरू की उपलब्धियों आ, की ब्रांडिंग का नहीं है, उसको दिखाने का नहीं है। सवाल, क्योंकि नेहरू का एक वक्त था, उन्होंने अपने फैसले किए, उनमें चूकें भी हुई, गलतियां भी हुई जो हम्म। होनी थी। लेकिन हम ये देखें कि नेहरू के पास किस किस्म का इल्म मौजूद था। जी। क्योंकि वो अकेले तो काम नहीं कर रहे थे, हम्म। वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को उन्होंने इकट्ठा किया योजना आयोग हम्म। बनाने के लिए। वो सिर्फ सोवियत यूनियन के नहीं, जो भी इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि अमेरिका के अर्थशास्त्री भी थे, यूरोप के भी थे। और नेहरू का ख्याल ये था कि भाई, अगर ये सब हिंदुस्तान के शुभचिंतक हैं, हम्म। तो ये अपनी विचारधारा छोड़कर
वह रास्ता बताएंगे जिससे हिंदुस्तान में खुशहाली आए। हम्म। तो उन्होंने दुनिया भर के इल्म इकट्ठा की, लेकिन जो इल्म उस वक्त था उसका सहारा लेकर वो आगे बढ़े। कई हम्म। लोग कहते हैं बड़े बांध बनाए, गलती की। खुद बड़े बांधों को लेकर उनके मन में बहुत संदेह था कि हम्म। क्या ये रास्ता हो सकता है, लेकिन वह तरीका था जो बतला रहे थे लोग, तो उन्होंने किया। लेकिन जो सबसे बुनियादी उसूल था, मेरी समझ ये है कि 1965 के बाद, उनकी मौत के बाद, उसके उसे लेकर खासी लापरवाही, बेपरवाही और हम्म। ढीलापन हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास में और हिंदुस्तान का जो शिक्षित वर्ग था हम्म। उस शिक्षित वर्ग में दिखलाई पड़ा। तो जो चीज 1947 में टाल दी गई थी, मैं उसको ये मानता हूँ, हम्म। उसमें गांधी की शहादत का भी एक रोल है और हम्म। नेहरू की कयादत का भी एक रोल है। हम्म। अ, और जो डिस्कोर्स बना था उसके चलते, उसे आप सेक्युलर डिस्कोर्स कह सकते हैं। हम्म। लेकिन खतरा इस बात का था कि एक मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व डिस्कोर्स हावी हो जाए, और वो 65 के बाद धीरे 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 उसने अपने कदम फैलाना, खुद को फैलाना शुरू किया। बाकी लोगों ने उसको जगह देना शुरू किया, हम्म। समाजवादियों ने उसको जगह दी, आ, हाथ मिलाया उसके साथ, वामपंथियों ने उसके साथ हाथ मिलाया। हम्म। उसके बाद हाथ मिलाने का सिलसिला बढ़ता रहा। हम्म। जयप्रकाश नारायण ने उसको अपने कंधे पर बिठाया, जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने कंधे पर बिठाया। अ, और वामपंथियों को उससे बहुत गुरेज नहीं था कि वो सेंटर स्टेज में। तो एक बार जब हमने उसको टेबल पर अपने साथ बिठा लिया, जी। उस ताकत को जिसने गांधी का कत्ल किया था, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। हम्म। उसके बाद टेबल उसकी होगी, ये तो तय है। जी। तो, और इसमें सभी गुनाहगार हैं, कोई बचा नहीं है कि आपने उसे टेबल पर बिठाया, उसे चाय पिलाई, हम्म। अ, उसके साथ गहलबहियां की, तो फिर नेहरू को लेकर मातम करने का क्या सवाल है? हम्म। उसकी जरूरत ही क्या है? जी। जेपी तो खुद बोले थे आरएसएस को उनकी सभा में जाकर के कि अगर आप फैशिस्ट हैं तो मैं भी फैशिस्ट हूं। मैं भी फैसिस्ट हूं। Yeah. तो इस तरह से मतलब और जेपी लेजिटिमाइज करना। जेपी एक वक्त बहुत ही सख्त मुखालिफ थे जी। आरएसएस के, ये ध्यान रहे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अगर आप कांग्रेस को भी देखें, नेहरू के वक्त की कांग्रेस को, तो नेहरू के जो कॉन्टेम्पररीज हैं, उनके समकालीन हैं, उनमें वो रिजॉल्व नहीं है। पंडित हम्म। रविशंकर शुक्ला, पंडित संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग, तमाम बड़े नेता, इनमें जो रिजॉल्व, जो संकल्प गांधी में था, जिसके हम्म। चलते उनका कत्ल किया गया, और नेहरू में था, वो रिजॉल्व इनमें से किसी में नहीं है। आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू की पढ़ाई किसने बंद की? हम्म। संपूर्णानंद जी के राज में वो बंद हुई, है ना, उर्दू की पढ़ाई। रविशंकर शुक्ला जी का क्या रुख था? बाकी लोगों का क्या रुख था? हम्म। पटेल के मन में क्यों एक एक तरह का, आप कहें कि ये उनका ख्याल था कि नहीं, ये बुरे लोग नहीं हैं, इनको अच्छे हम्म। रास्ते पर लाया जा सकता है। बिल्कुल। हम्म। तो क्यों यह था? तो इस बीच में हिंदुस्तान का इतने लंबे वक्त तक सेक्युलर रास्ते पर चलना ही एक बहुत ताज्जुब की बात है। हम्म। यानी उसका इस इतने दिनों तक चलते रहना बहुत ही हम्म। ताज्जुब की बात है, जबकि एक सामान्य कॉमन सेंस उसके पक्ष में नहीं था हिंदुओं हम्म। का। आपने यूएसएसआर का जिक्र किया और भारत के ताल्लुकात सोवियत यूनियन के साथ तो बहुत गहरे रहे हैं पंडित नेहरू के दौर से, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में बहुत ज़्यादा जो है नज़दीकियां बढ़ गई। पंडित नेहरू ने तो नॉन अलाइन मूवमेंट भी किया था। और मुझे एक शायद चिट्ठी भी है और अभी तो आजकल वीडियोस भी अवेलेबल हैं शायद, जब यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं तब यूएसएसआर के न्यूक्लियर टेस्ट पर जो है अमेरिका का प्रेस जो है उनसे जवाब मांगता है या उनसे पूछता है, और वो बिल्कुल भी एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर वो बोल देते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग कि यूएसएसआर जो है इस राह पर चल पड़ा है ऐसे विध्वंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो वो इंटरनेशनल पटल पे जाकर के अपने दोस्तों के बारे में उनकी अगर कोई बुरी चीज़ दिखती है वो उसकी तनकीद वो करते थे और उनको कोई जो है इस बात का गुरेज नहीं होता था।
लेकिन उसी एक 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 जो है एक जो आप कह सकते हैं कि भारत में जो एक आवाज पैदा हुई, देश की आवाज, जो नैतिकता की आवाज थी, वो पंडित नेहरू की वजह से काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत की छवि भी बनी इंटरनेशनल लेवल पर, कि ये जो है अब ठीक है, गरीब है, कमजोर हो सकता है, लेकिन फिर भी एक एथिकल और मॉरल देश है। आज जब हम देखते हैं इजराइल और गजा की जंग जो है, उसमें भारत का जो रवैया है, मुंह खोल नहीं पाता है दोस्त के खिलाफ कैसे जाएं, और पैलेस्टीनियंस के प्रति जो है सहानुभूति किस तरह से दिखाए, देश के अंदर अगर कोई ऐसा प्रदर्शन हो रहा है उसको रोक रहे हैं या होने ही नहीं दे रहे हैं, या काउंटर प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा निकल रहा है, और सोशल मीडिया पे भी जो है बड़े मुखर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, उसकी दिफा भी नहीं कर पा रहे हैं मोदी साहब, तो एक किस्म की कायरता जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी में ऐसा लगता है कि आ गया है, जो दिलेरी नेहरू ने अपने दौर में दिखाई थी वो शायद अब नहीं रही। तो क्या यही आपको लगता है कि आधुनिक भारत की अब परिभाषा होगी कि एक इंटरनेशनल लेवल पर हम जो है कायरता दिखाएंगे, कि हम किसी भी चीज पे जो है कोई स्टैंड हम नहीं लेंगे? तो दिलेरी कैसे आती है? दिलेरी आती है जब आपका दिल खुला हुआ है हम्म। और जब आप खुद लोगों के प्रति आपके मन में बहुत सहानुभूति है। तो दिलेरी आपकी उदारता से आती है। हम्म। अगर आप उदार हैं तो आप दिलेर भी होंगे। लेकिन अगर आप बहुत तंगदिल हैं और तंग हम्म। नज़र हैं तो आप में दिलेरी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप खुद अपने बारे में खुदगर्ज हैं आप, और खुद अपने को बचाने के बारे में सोचते हैं हमेशा। हम्म। तो आपको इससे कोई गुरेज नहीं होता कि किसी कमज़ोर पर जुल्म किया जाए, बल्कि क्योंकि आपको खुद वो जुल्म करने में मज़ा आता है। तो हम्म। जाहिर है आपसे ज़्यादा मजबूत जब आप आपका मखौल उड़ाता है या आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उसका भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपको वही उसूल मालूम है, क्योंकि आप हम्म। खुद यही करते हैं। आप आपका यही तरीका है कि अपने अपने से कमज़ोर को दबाओ, आप उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मखौल उड़ाओ। तो अगर यही उसूल है, तो यही बर्ताव आपके साथ होता है, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाते, हम्म। क्योंकि आप अंदर से कायर व्यक्ति हैं। दिलेरी आप में आ ही नहीं सकती। हम्म। दिलेरी का मतलब उद्धत हो जाना नहीं है, हम्म। गुंडागर्दी नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है आप अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अपने सम्मान की रक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप दूसरों के सम्मान की रक्षा करें। हम्म। तो अगर आप अपने मुल्क में एक बड़ी आबादी को बेइज्जत करने पर लगे हुए हैं, मुसलमानों को, हम्म। अ, अ, और उसमें आपको बहुत मज़ा आता है, अगर आप ये देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर कोई आपको जलील कर रहा है, तो आप उसकी मुखालफत नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है यही रिवाज है, हम्म। यही करते हैं। तो दिलेरी नेहरू में थी। नेहरू में फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उसका अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बतलाया है कि कहाँ कहाँ भारत से चूक हुई, कहाँ हम्म। कहाँ खामोशी थी, कहाँ बोल नहीं पाए। वो सब अलग मसले हैं और उन पर हम, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि नेहरू नैतिक रूप से दबे हुए थे। हम्म। नैतिक स्टैंड उनका बहुत क्लियर, साफ था, और हिंदुस्तान का भी बहुत साफ था। हम्म। इसलिए हिंदुस्तान की बहुत इज्जत थी। हम्म। तो नेहरू अगर अमेरिका जाएं, और मुझे ये कतई पसंद नहीं कि हम नेहरू की तारीफ या कसीदे पढ़ें नेहरू हम्म। के इसमें, लेकिन ये देखा ही जा सकता है कि नेहरू जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिकी लोग निकल के उनका स्वागत करते हैं। हम्म। वो कोई हिंदुस्तानी डायस्पोरा निकल के नहीं करता उनका स्वागत। जी। जब जी। जापान जाते हैं तो जापानी लोग आते हैं सड़क के दोनों तरफ। हम्म। रूस जाते हैं तो रूस के लोग आते हैं, बाकी जगह उनकी जगह के लोग आते हैं। ये हम्म। नहीं कि आपने इकट्ठा कर लिया वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को और वो नाच गा रहे हैं। ये ये नेहरू नहीं करते हैं। तो और ये इज्जत सिर्फ, ये एक तरह से हिंदुस्तान की इज्जत थी। हम्म। यानी नेहरू कहते भी थे कि ये मेरी नहीं है जाति तौर पर, ये इस हम्म। मुल्क की है इज्जत। जो हम्म। लोगों की निगाह में कि अरे ये एक ऐसा मुल्क है जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े कॉलोनियल पावर को बाहर कर दिया। हम्म। तो और ये उसका नेता है, इस वजह से अ, इसकी हैसियत है। तो वह चीज थी, वह दिलेरी, वह उदारता,
सहानुभूति, सभ्यता, सिविलिटी, यानी एक ऐसा मुल्क जो सिविलिटी को सबसे ज्यादा महत्व देता है, सभ्यता हम्म। को। मैं भूल नहीं सकता कि उनके एक किसी वक्त उनके दोस्त रहे, उनके सहयोगी रहे, राजगोपालाचारी, हम्म। जो बाद में उनके विरोधी हुए हम्म। और अ, एक अलग दल बनाया उन्होंने, हम्म। और उनके तीव्र आलोचक हुए आगे चलकर। तो नेहरू जब गुजर गए 27 मई 1964 को, तो उसके बाद की जितनी श्रद्धांजलियां हैं, उनमें मुझे सिर्फ राजगोपालाचारी की श्रद्धांजलि याद रहती है, जो हम्म। कहते हैं कि हमारे बीच का आखिरी सभ्य व्यक्ति गुजर गया। हम्म। ये कहते हैं द लास्ट सिविलाइज्ड पर्सन हम्म। जो हमारे बीच था वह गुजर गया। और फिर वो कहते हैं गॉड सेव इंडिया। ये हम्म। राजगोपालाचारी कह रहे हैं कि नेहरू गुजर गया, अब खुदा हिंदुस्तान को बचाए। तो हम्म। ये अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जिस मूल्य को वो स्थापित कर रहे थे वो सभ्यता का मूल्य था। हम्म। मैं सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, नेहरू हम्म। बहुत जगह सफल हुए, लेकिन सभ्यता का था, इसलिए संसदीय व्यवहार का था। हम्म। तो एक व्यक्ति जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त था, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, और वो प्रधानमंत्री बैठकर पूरी बहस सुनता है हम्म। और पूरी पूरी बहस का जवाब देता है। और वो ये कहता है कि भाई एक तरह से ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव इर्रेलेवेंट है या अप्रासंगिक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तब लाए जाने चाहिए जब आप सरकार को गिराना चाहते हो। हम्म। लेकिन यहाँ तय था कि सरकार गिरेगी नहीं, तो बेमानी है। फिर भी ऐसा होते ही रहना जरूरी है, ताकि हमें कुछ अपने बारे में मालूम हो, कुछ तनकीद हम सुने और हम कुछ सुधार कर सकें। तो ये नेहरू कह रहे हैं हम्म। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए। हम्म। वो मखौल नहीं उड़ा रहे हैं, कह रहे तुम्हारी औकात क्या है, तुम हम्म। लेकर चल रहा है, पूरा मुल्क मुझे मानता है, ये वो नहीं कह रहे हैं। तो हम्म। विपक्ष को स्थापित करना, आलोचना के मूल्य को स्थापित करना, उसको जगह देना, संसदीय व्यवहार की आदत डालना, समाज में बहस मुबासे को जगह देना, यह सब मुझे लगता है नेहरू का ज्यादा बड़ा योगदान है। आईआईटी और आईएम हम्म। तो है ही, लेकिन उसके मुकाबले, और वह अब हम लोग खो रहे हैं, यह हमारी कमी है। जी, और बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसके वो पनपा है भारत में, क्योंकि वो अंबेडकर भी ये बात कह रहे हैं, नेहरू भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक टॉप सॉइल है, ऐसा लग रहा है कि एक अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी जो है नींव रखी गई है। तो खैर, अंबेडकर तो खुल के बोल रहे थे, बीबीसी के इंटरव्यू में तो बोले ही थे कि नहीं सक्सेसफुल होगा भारत में, लेकिन नेहरू को विश्वास था, शायद बहुत कुछ ज्यादा ही विश्वास था शायद अपने देशवासियों पर, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। नहीं, मेरी ये समझ है कि अंबेडकर आखिरकार एक लिबरल हम्म। थिंकर थे, हम्म। या आप पॉलिटिकल फिलॉसफी के एतबार से देखें तो हम्म। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों में पूरा यकीन था। हम्म। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने गढ़ा था, हम्म। उनका यकीन था। अ, लेकिन जो धीरज, जो जीवट अ, चाहिए इसको, इस इसे एक ऐसे समाज में आदत में डालने में, जिस समाज की वायरिंग अभी वहाँ की नहीं हम्म। है ना। एक एक ट्रेनिंग जरूर हुई उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में, हम्म। लेकिन वो पूरी नहीं थी, क्योंकि ये जातियों में बटा हुआ समाज था। हम्म। आ, इसकी जो पूरी आइडियोलॉजी थी समाज की, वो हायरार्की बेस्ड आइडियोलॉजी थी। तो हम्म। खुद अगर हम अंबेडकर को ही ले लें, उन्हीं के ख्याल को ले लें, तो एक लंबा परसुएशन, एक लंबा डिस्कशन, एक लंबा डायलॉग इस समाज की से करने की जरूरत थी, और उसमें फ्रस्ट्रेशन होना ही था। हम्म। लेकिन अगर आप नेहरू के 17 सालों को देखें, तो लोग कहते हैं कि नेहरू बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, हम्म। बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे। लेकिन मैं बहुत ही कई बार मुझे बहुत हैरानी होती है कि मैं उनके कलेक्टेड वर्क्स में उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, उनके भाषण देखता हूँ। आप सफ़े पर सफ़े उलटते चले जाइए,
नेहरू बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं। तो हम्म। जैसे उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें अपनी आवाम से बातचीत करनी है, हम्म। उसको उसको समझाना है दुनिया क्या है, किस किस तरह के मुल्कों से वो घिरे हुए हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये एक लंबा डायलॉग है जो आपको करना पड़ता है। उसमें हम्म। फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह नहीं। अब मैं इलेक्शन कैंपेन, और ये मैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें नेहरू कहते हैं कि ये जो पूरा चुनाव है, ये कुछ लोगों को फूहड़ बना देता है, हम्म। लाउडनेस आ जाती है, हम्म। लोगों के भीतर की जो तुच्छताएं हैं वो निकल के आ जाती हैं, और इस वजह से ये मुझे पसंद नहीं है, हम्म। ये वो कहते हैं। फिर भी मैं भागा जाता हूँ और लोगों से बातचीत करते जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इंडिविजुअल्स का ख्याल नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक बड़ी चीज इसमें इन्वॉल्व है, और हम्म। वो जमहूरियत का ख्याल है। और इस वजह से इसमें, तो उनको मालूम था कि आप जब इसमें उतरेंगे तो आपके पांव कीचड़ में पड़ेंगे, हम्म। आपका मुकाबला छोटेपन से होगा, मैनिपुलेशन से होगा, बहुत सारी चीजों से होगा। उससे आप कैसे जमहूरियत की जो एक सब्लिमिटी है वहां तक लोगों को ला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। और तो नेहरू उस जद्दोजहद में लगे हुए थे, बाकी लोग हम्म। भी लगे हुए। जी। एक यहाँ पे सवाल बनता है कि एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति शुरू से ही भारत में देखी गई है, और इसमें कुछ लोग इस तरह से भी इसको देखना चाहते हैं कि एक फिलोसोफर किंग वो हमेशा से भारत में शायद उसकी जमीन रही है, या लोगों को जो है बहुत पसंद, लोग बहुत पसंद करते हैं एक ऐसे एक नेता को जो कि एक फलसफी भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो है एक पढ़ा लिखा संस्कारी एक इंसान भी हो, जो सही राह देश को दिखा सके। नेहरू के बारे में ये बात कही जाती है कि वो इतने प्रिविलेज में पैदा हुए, तालीम भी उन्होंने बाहर जा कर के ली, और एक जो है बस रंग को छोड़ दीजिए, बाकी हर मायने में शायद वो एक अंग्रेज ही थे। लेकिन हालांकि मैं उस बात से मैं अग्री नहीं करता नहीं, हूँ। तो मैं नहीं अ, करता। जी। लेकिन जो एक पब्लिक में उनकी छवि रही उस दौर में कि मतलब ये हमारा पढ़ा लिखा नेता है और ये जो है एक विश्व गुरु है, मतलब उस टाइम उस लफ्ज का तो इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेहरू की वजह से जो है अच्छी हो रही है, ये भावना शायद भारत के लोगों में थी, इसीलिए लोग बहुत उनको पसंद करते थे। जिस तरह का जो है उनके गुजरने पे जो जो रैली है, जो मैं तो फोटोज ही देखे हैं, लेकिन वो देख के तो समझ में यही आता है, या जिस तरह से वो उनकी पॉपुलैरिटी थी। और यही वजह है शायद हम एक के बाद एक मध्यकालीन जो राजा थे, तो उनको हम याद करते हैं, उन्हीं की बड़ी बड़ी जो है मूर्तियां बनाते हैं, आज तक हम प्रतीक के तौर पे इन लोगों को लेते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक ऐसे ही एक मिसायनिक फिगर के तौर पे उनको जो है, हालांकि मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि यही एक अच्छा आदमी है जो दिशा दे रहा है। नीतीश बाबू के बारे में भी अगर छोटे लेवल पे हम देखें, बिहार तक ही अगर हम देखें सीमित करें, तो उनका भी शायद उसी तरह से एक इमेज है। तो क्या हम व्यक्ति केंद्रित राजनीति से उभर नहीं पाए, और नेहरू की शायद ये एक कमजोरी रही होगी कि वो खुद भी शायद वो जानते भी थे खुद के बारे में कि पब्लिक मुझे इस तरह से जो है पसंद करती है, तो फिर वहां से हम उभर नहीं पाए, और फिर ये जो जमहूरियत है, जो ये रिपब्लिक हमारा है, फिर वो बेमायनी लगने लगता है। नहीं, इस खतरे से वाकिफ थे, और नेहरू ने हम्म। खुद लिखा था कि इस बात का खतरा है कि वो डिक्टेटर हो जाएं। हम्म। उन्होंने एक सटायरिकल आज ऐसे अपने ही बारे में लिखा था हम्म। कि नेहरू में इस बात का खतरा है, और उनको मालूम था कि जमहूरियत के रास्ते डिक्टेटरशिप आ सकती है, हम्म। और एक जो जमहूरियत के रास्ते जो चुना गया नेता है वो डिक्टेटर में तब्दील हो सकता है। हम्म। तो यह खुद अपने बारे में नहीं था, यह दरअसल उस टेंडेंसी के बारे में था, वो हम्म। पूरा लेख, कि यह हो सकता है, और वो सावधान कर रहे थे। तो आपका कहना ये ठीक है, और मुझे भी लगता है कि दरअसल हमारी वायरिंग कुछ ऐसी है दिमाग की, हम्म। प्रोग्रामिंग, कि हम सोचते हैं मोनार्किकल तरीके से, यानी हम्म। हम चुनते भी हैं तो अपना राजा या रानी चुनते हैं, हम्म। और हम उसको उसी तरह से देखते हैं कि अ, वो वो खैर खा, वो कौन है जो
हमारा ख्याल रख रहा है और हमें कुछ दे रहा है। हम्म। यह सब कुछ है, और इससे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो उस व्यक्ति के सामने जो जो बहुत ही लोकप्रिय है, कि वो अपने आप को वल्नरेबल बनाकर रखे। हम्म। तो नेहरू के सामने एक चैलेंज ये था कि उस वक्त हिंदुस्तान को एक स्थिरता देनी थी। इसलिए जो लफ्ज़ आप नेहरू से बार बार सुनते हैं वो इंटीग्रेशन का है। हम्म। आ, और और लोगों को करीब लाने का था। आ, उसमें उनकी जो अपनी शख्सियत थी वो रोल अदा करती थी। लेकिन आ, अपने बाद जो, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, कि जब नेहरू से बार बार ये पूछा जाता था कि आपके बाद कौन, तो वो कहते थे ये सवाल मुझे बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि इससे आप दरअसल हिंदुस्तान की जो आवाम है उस उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि वह अपने अपने लायक नेता खुद पैदा करेगी और हम्म। निकालेगी। तो आफ्टर नेहरू हु, ये बहुत हम्म। बड़ा सवाल था उस वक्त जी। का। और नेहरू कहते थे कि ये गलत सवाल है। और उन्होंने जिस व्यक्ति को तीन चार का नाम लिया था, उनमें एक बेटी नहीं थी उनकी, लाल बहादुर शास्त्री थे। हम्म। और उन्होंने कहा था कि देखने में बहुत, ये लफ्ज नहीं है कि मिस्कीन से लगते हैं, हम्म। लेकिन अंदर इन काफी दृढ़ता है इनमें, हम्म। लाल बहादुर। तो उन्होंने अपने परिवार में नहीं रखा, एक राजशाही नहीं चलाना चाहिए, और उन्होंने चाहा कि एक जमहूरी मिजाज हमारा बने। और मैंने हम्म। जैसा कहा कि 17 साल संसदीय व्यवहार, संसदीय तरीके को उन्होंने लोगों के मिजाज में डालने की कोशिश की। हम्म। लेकिन ये वो कर रहे थे, कुछ और लोग भी कर रहे थे। अ, एक पूरी ताकत मौजूद थी जो मोनार्किकल हम्म। सोचने के तरीके को हिंदुस्तान में लाना चाहती थी, और वो अब आपके सामने है। जब हम्म। सेंगोल आ गया संसद में, जी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का काउंटर रिवॉल्यूशन हम्म। हुआ है, और वो अभी सफल होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। हम्म। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नेहरूवियन आइडिया था डेमोक्रेसी का, उस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। हम्म। और और उसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है। नेहरू ने अपना रोल निभाया हम्म। अपने समय। उसके बाद हम जिम्मेदार हैं कि क्यों हम इस मोनार्किकल माइंडसेट से लड़ नहीं पाए। हम्म। कि क्यों इंदिरा गांधी ने प्रीवियस पर्स खत्म किया, लेकिन राजा जी रानी जी बने ही रहे। हम्म। मैं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बैठक में जब मैंने लोगों को कहते हुए सुना, अ, महाराज जी, हम्म। तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ये तो हिंदुस्तान के सबसे शिक्षित लोगों की जगह है, हम्म। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। वहां की एक सभा में अगर किसी को संबोधित किया जा रहा है महाराज जी, हम्म। और बाकी लोग भी उसमें राजा हैं, हम्म। लोगों का कोई महाराज है, कोई राजा है, कोई और राजा है, तो फिर हम भी हैं कहाँ। तो हम्म। ये हमारी आदत में शुमार करने की बात है। हम्म। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे लास्ट टर्म, मुझे याद है पंजाब सरकार का एक कुछ नोटिफिकेशन आया था जिसमें हिज एक्सेलेंसी महाराजा पटियाला करके एक ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था। तो उस पे मुझे याद है हमारे दोस्त थे जर्नलिस्ट चंडीगढ़ के, उन्होंने बोला था कि ये सरकारी नोटिफिकेशन है जिसमें चीफ मिनिस्टर को इस तरह से महाराजा बोला गया है। हम्म। तो एक बिल्कुल जो आपकी बात सही है, वो एक राजतंत्र के वापस लौटने की या उसको वापस ले आने की जो है एक कोशिश हो रही है। लेकिन फिर मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही होगा कि आज क्योंकि हम याद कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को, और बस अभी इसी हफ्ते खबर आई है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़ा जाएगा, दिल्ली में एक भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उसकी जगह निर्माण होगा। और एक के बाद एक हम आक्रमण देख रहे हैं नेहरू के नाम पे जो रखे गए इंस्टीट्यूशंस में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप देखिए जिस तरह से अब आरएसएस की शाखाएं लगने लगी हैं, उसके फोटोज अब वायरल हो रहे हैं। अम, तो क्या नेहरू अब मिटा दिए जाएंगे?
किताबों से तो नहीं हटाए जा सकते, लेकिन जिस तरह से गांधी को सिर्फ एक स्वच्छता का आइकॉन बना दिया गया, नेहरू को अब भारत की कमजोरी का प्रतीक बनाया जा रहा है, और एक ताकतवर देश के लिए जो है नेहरू को पीछे छोड़ना होगा। तो इस तरह का जो है एक एक मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या ये कारगर सिद्ध हो रहा हम्म, ये बहुत विडंबना की बात है कि पिछले 10-12 साल में, 14 साल में गांधी और नेहरू को लेकर दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। है? एक तो वह है जिसमें आप नेहरू को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। हम तो कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान में जो अभी सबसे ज्यादा कॉन्टेम्प्ररी है वो नेहरू है। कुछ और फिगर्स हैं जो कॉन्टेम्प्ररी हो गई हैं, जैसे शिवाजी कॉन्टेम्प्ररी हो गए हैं, जी। टीपू सुल्तान कॉन्टेम्प्ररी हो गए हैं, औरंगजेब कॉन्टेम्प्ररी है, अकबर भी कॉन्टेम्प्ररी है। तो अगर 50-100 साल बाद की पीढ़ी इस दौर को उठा हम्म। के देखेगी और नामों का रिपीटेशन देखेगी, तो हम्म। उसे लगेगा ये क्या हो रहा है। मतलब ये एक 400 साल पहले था, एक 500 साल पहले था, इन सब का जिक्र बार बार साथ साथ क्यों आ रहा है। हम्म। अ, नेहरू का, गांधी का, इन सब का। तो मैं लेकिन दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप नेहरू के नाम पर, जैसे अभी सबसे ताज़ा जो है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को अब ख़त्म किया जा रहा है। हम्म। नेहरू के समय जो प्रगति मैदान बना, तामीर हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया। जी। तीन मूर्ति का नाम बदल दिया गया। तो हम्म। यह सब किया जा रहा है। और उसी समय मैं देखता हूँ कि नेहरू पर किताबें बाहर से आ रही हैं, हम्म। देशों से आ रही। तो कई बार मुझे लगता है कि ये मुल्क, जैसे इस मुल्क ने बुद्ध को खदेड़ के बाहर कर दिया हम्म। और बुद्ध फिर पूरी दुनिया के हो गए, और जब पूरी दुनिया के हो गए तो हिंदुस्तान को कबूल करना पड़ा कि नहीं, वो हमारे ही थे। हम्म। उस तरह गांधी को एक तरह से खदेड़ दिया गया है। हम्म। लेकिन हिंदुस्तान के नेता जिनके संगठन के लोगों ने गांधी की हत्या की, वो जब बाहर जाते हैं, इंग्लैंड जाएं या अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, तो उन्हें ले जाके खड़ा कर दिया जाता है ना, गांधी के बुत के सामने। जी। और और कहा जाता है कि अब वो बेचारे माला पहनाते हैं। दिल में क्या सोचते होंगे मुझे पता नहीं। अ, उसी तरह नेहरू को आपने यहाँ खत्म कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क में एक 34 साल का नौजवान खड़ा होता है, एक हिंदुस्तानी मूल के माँ बाप का बेटा, भारतीय मूल के माँ बाप का बेटा, जोरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतता है। हम्म। और वह अरबपतियों के मुकाबले जीतता है। हम्म। अ, और उसकी तरह के लोगों की तादाद न्यूयॉर्क में बहुत कम है। हम्म। यानी उसके तरह के, यानी मुसलमान या भारतीय मूल के लोग। फिर वो जीतता है, और जब वो जीतता है तो अपनी जीत के लम्हे की खासियत के बारे में बताने के लिए वह जिसको उद्धृत करता है वो जवाहरलाल नेहरू है। हम्म। तो जमहूरियत की जीत या कमजोर लोगों की जीत, या अच्छाई के ख्याल की जीत के समय अगर दुनिया के किसी कोने में किसी नौजवान को कोई याद आता है तो वो नेहरू याद आते हैं। हम्म। तो जैसा मैंने कहा कि मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूं कि हम गुजरे हुए नेताओं की के कसीदे काढ़ें, तारीफ करते रहें उनकी। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि नेहरू की जुबान हो या नेहरू के ख्याल हों, जमहूरियत में उनका यकीन हो। कुछ दिन पहले शायद सिंगापुर के किसी नेता ने नेहरू को उद्धृत किया था। हम्म। फिर हमारे ही प्रधानमंत्री कहीं कहीं गए थे तो उनके सामने फिर नेहरू की याद दिला दी गई। दूसरे मुल्क के किसी प्रधानमंत्री, या मैं भूल रहा हूँ किसने। लेकिन अलग अलग जगह लोगों को बतला दिया जाता है कि आप आखिरकार उस मुल्क से आए हैं जिसमें जमहूरियत की नींव डालने वालों में नेहरू रहे हैं। हम्म। तो ये उनको याद दिला दिया जाता है, और ये हम सबको भी याद रखना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बहुत अहम नहीं है। अहम चीज है कि क्या हम खुद उसको, उस उसूल को, उसका अभ्यास अपनी राजनीति में, अपने सार्वजनिक जीवन में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। नेहरू का नाम मिट भी जाए, कुछ हो जाए ऐसा,
तो बुरी बात होगी। लेकिन उससे ज्यादा बुरी बात होगी अगर हम सभ्यता खो बैठें, हम्म। अगर हम जमहूरियत खो बैठें, अगर हम धर्मनिरपेक्षता खो बैठें, तो ये ज्यादा बुरी बात होगी। हम्म। नेहरू के आप सारे बुत गिरा दीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि नेहरू के बुत गिराने का ख्याल उन्हीं के मन में आता है जो जमहूरियत की ये जो पूरी इमारत है उसको ढा देना चाहते हैं। हम्म। प्रोफेसर पूर्वानंद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। नेहरू पर तो मुझे लगता है हर रोज बात होनी चाहिए और लगातार बात भी करें, फिर भी पर्याप्त तो नहीं होगा। लेकिन आपने वक्त दिया, और रात के टाइम पे आपके बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत खुशी। थैंक यू।